भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक मारा जाता, जो लोग 10 वर्षों से 8 वर्षों से झीरम 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 बोलते, उसकी सरकार ने, यूपीए सरकार ने उसकी एनआईए जांच घोषित की। डॉक्टर रमन सिंह ने उनके लिए न्यायिक जांच की घोषणा की। मुझे कुछ दिन गृह मंत्री का दायित्व संभालने का अवसर मिला, मैंने सीबीआई जांच की घोषणा की। सदन में, इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भूपेश बघेल जी की सरकार आती, एसआईटी जांच होगी। हमने कहा साहब हम झीरम में राजनीति नहीं करना चाहते, आप जो जांच करवाना है करवा लीजिए। 8 तारीख से आज 15 तारीख है, 7 दिन इस सरकार के मुंह सिले हैं। क्या शहादत भीमा मंडावी की नहीं है? भीमा मंडावी नहीं मारे गए? रोज झीरम पर राजनीति करने वाले आज मौन है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता चंद्रिका तिवारी की मरवाही थाने में मृत्यु होती है, यह सरकार मौन है। मित्रों, नक्सली घटना से जुड़ी हुई है। मैं इसलिए इस बात को इस घटना से अपनी बातचीत की शुरुआत की। यह राष्ट्रीय चुनाव है, देश का आंतरिक सुरक्षा। माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ उस दिन मैं बसपा की सभा में था, उसके साथ गाड़ी में चढ़ के मैं हेलीकॉप्टर तक छोड़ने भी गया, उनसे बहुत सारी मैंने बातें भी की। पर वो सब विषय नहीं है। विषय यह है कि देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है। हमने नहीं कहा कहीं पे कि हम अफवाह हटाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, कश्मीर में जो सशस्त्र बलों को अधिकार है, वो अधिकार हम छीनेंगे नहीं। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस होगी। भारत के यदि किसी निर्दोष नागरिक नक्सली या किसी राष्ट्र विरोधी ताकतों के द्वारा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के लोग हो चाहे कश्मीर के लोग हो, यदि भारत के किसी निर्दोष नागरिक को मारा जाएगा तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र ने कहा है कि उसके लिए जीरो टॉलरेंस किसी भी सूरत में, कहीं भी, किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस कहती है कि साहब राष्ट्रद्रोह का कानून हटाइए। कांग्रेस कहती है कि हम राष्ट्रीय विशेष सुरक्षा कानून की समीक्षा करेंगे। ये कांग्रेस ही है और उसके सहयोगी दल है। कैसा गठबंधन है इस देश में। एक भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, एक नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं कि भारत की आवाज पहले जैसी दुनिया में सुनी जाए, भारत सशक्त बने, भारत की जो आंतरिक कमजोरियां हैं वो दूर हो, और यदि वो आंतरिक कमजोरियां हम दूर कर लेते हैं तो किसी देश को भारत की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भारत दूसरे देश का मार्गदर्शन करेगा। कांग्रेस मुश्किल से 230 सीट में चुनाव लड़ी, मुश्किल से अब तक की घोषित सीटों में। कुछ राज्यों की सीटें घोषित होनी बाकी है। कांग्रेस के सहयोगी और उसके गठबंधन और सबका एजेंडा एक कॉमन है कि किसी भी सूरत में आपस में बिल्ली कुत्ते जैसे लड़ लो, हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन भाजपा घर को आने नहीं देंगे। छोटा सा उदाहरण, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सीपीएम अर्थात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वही कांग्रेस केरल में सीपीएम और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ रही है। यह कौन सा गठबंधन है? इसका क्या वैचारिक आधार है? जिस ममता बनर्जी के रैली में विपक्ष के नेता खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जाते हैं,
उनसे बातचीत करते हैं, उनके एजेंडा पर समर्थन व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ चुनाव नहीं लड़ते। जिनके साथ उनका सहयोग है, एक छोटी सी पार्टी 9 सीट पर लड़ रही है। लालू प्रसाद यादव के खानदान के सामने नेहरू खानदान की औकात, नेहरू खानदान के 5वीं पीढ़ी की औकात 9 सीटों की। पूरा जब राष्ट्रीय एजेंडा में मैंने बात की कि टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी या ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग जो मोदी को हटाना चाहते हैं। पिछली बार जब हमने असम विधानसभा का चुनाव लड़ा था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां मुख्य मुद्दा है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। कांग्रेस ने अभी उसमें एक बात नहीं कही है। आप राष्ट्रवादी लोग हो, इस बात को समझ लो। पिछला चुनाव जब हमने असम में लड़ा था, हमने कहा था ये असम बचाओ का आंदोलन है। नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर राज्य हैं, उसकी अस्मिता को, उसकी पहचान को, उसकी संस्कृति को संकट में नहीं आने देंगे। पर असम के आधे से ज्यादा जिले, पश्चिम बंगाल के 10 से ज्यादा जिले सिर्फ वोट के लिए बांग्लादेश के घुसपैठियों के लिए खोल दिए। आज वहां पहचान का संकट खड़ा हो गया, वहां धर्म का संकट खड़ा हो गया, वहां संस्कृति का संकट खड़ा हो गया। संसाधन आपके, टैक्स आपके, पश्चिम बंगाल की जनता के, भारत की जनता के, लेकिन जा किसके जेब में रहे हैं? उस बांग्लादेशी घुसपैठियों के, उस पाकिस्तान के घुसपैठियों में। क्या राष्ट्र ऐसे बनेगा? क्या राष्ट्र ऐसे महान बनेगा? एक आदमी को हटाने के लिए ऐसा नापाक गठबंधन इस देश में बन सकता है? वो हिंदुस्तान ही हो सकता है। कांग्रेस मुलायम सिंह खानदान के सामने चुनाव लड़ रही है। मुलायम सिंह का खानदान, शरद पवार का खानदान, लालू प्रसाद का खानदान, करुणानिधि का खानदान, चंद्रशेखर राव का खानदान, चंद्रबाबू नायडू का खानदान, शेख अब्दुल्ला का खानदान, मुफ्ती मोहम्मद सईद का खानदान। देश के बारे में कौन सोचेगा मित्रों? इनको चिंता है देवगौड़ा का खानदान कि मेरे पोते, मेरे बच्चे, मेरे लोग सांसद विधायक बन जाए। समाजवाद की नई परिभाषा कि जो लड़का लड़की 25 साल का मुलायम सिंह के खानदान में होगा, देवगौड़ा के खानदान में होगा या शरद पवार के खानदान में होगा, उसका एक नैतिक अधिकार बन जाता है कि आपको सांसद, विधायक, जिला पंचायत, जिला परिषद में जाना है। चुनने लाल का स्थान नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ के गरीबों का स्थान नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें रामनाथ कोविंद जैसा भी आदमी राष्ट्रपति बन सकता है और एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इनके बाप के नाम में नहीं लिखा है कोई बड़ा नाम। राष्ट्र के संतान है ये सब, जिन्होंने अपना जीवन दिया कि मैं भारत माता की सेवा करूंगा। ये वो संतानें हैं जो भारत के लिए लड़ रही है। ये वो गठबंधन नहीं है जो अपने खानदान को स्थापित करने के लिए लड़ रही है। और जिन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, 1969 में कांग्रेस के लोग यहाँ इतिहास जानते नहीं हैं। 1969 में कांग्रेस विभाजित होती है, इंदिरा कांग्रेस बनती, कांग्रेस आई, जवाहरलाल नेहरू बीच में आप हटा दें। 2.5 साल का कार्यकाल महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जिसका उल्लेख हो रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और 2 भांजा भांजी भी 15 साल 16 साल के हो गए हैं। कांग्रेस वालों को अभी से तैयार हो जाना चाहिए कि 6वीं 7वीं पीढ़ी का भी 5 साल अगले चुनाव में मिजाज पूर्ति करेंगे। मैंने भूपेश बघेल जी को कहा विधानसभा में कि लोकतंत्र की बात आपको शोभा नहीं देती, छत्तीसगढ़ की बात करना आपको शोभा नहीं देती। ये ऊंची ऊंची बात छत्तीसगढ़ की सीमाओं के भीतर है आपका। छत्तीसगढ़ की सीमाओं के भीतर यदि बाहर जाते हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर एक कदम भी रखते हैं, तो
तो आपको एक खानदान की आराधना और पूजा करनी पड़ेगी। यही लोकतंत्र है कांग्रेस का, देश कहीं नहीं है। आपकी लड़ाई राहुल गांधी को तथाकथित 230 सीट में लड़कर किसी खानदान के सामने घुटने टेक कर प्रधानमंत्री बनाने की है। देश कहीं पर नहीं है कि भारत महान राष्ट्र बने, भारत संप्रभुतापूर्ण राष्ट्र बने, भारत शक्तिशाली राष्ट्र बने, भारत विश्वगुरु बने, भारत विद्रोहियों से मुक्त हो, भारत एक महान परिकल्पना का विश्वगुरु बने। आपकी कल्पना में ये बात नहीं, आप एक खानदान के मिजाज पूर्ति कर रहे हैं। यहाँ के बंधुआ मजदूर विदेशी से लेकर 6वीं 7वीं पीढ़ी के लिए तैयार हो रहे हैं। देश इनकी जरूरतों में नहीं है। मित्रों, जिस दिन आपने भारतीय जनता पार्टी स्वीकार की, देश की जनता ने जिस दिन बहुमत के साथ मोदी जी को 30 साल बाद जनादेश दिया, पहली बार स्पष्ट बहुमत की सरकार थी 2014 में, उस दिन यह तय हो गया था जब भारत विश्व शक्ति बनने जा रहा है। भारत में 370 नहीं होगा, भारत में 335A नहीं होगा, किसी का संतुष्टिकरण नहीं होगा, राष्ट्र की संपदा पर सबका बराबर अधिकार होगा, सारे नागरिक बराबर होंगे। ये देश एक है, कोई कश्मीर विशेष नहीं है, ये देश एक है, एक रहेगा। ये दिन आ गए, मुझे गर्व है और मैं लोगों को इस बात को कहता हूं कि मैं, मेरे साथी, मेरी पार्टी, मेरे दल, मेरे विचारधारा, मेरे देश के नागरिक, इस ग्रुप के नागरिक राष्ट्र को सामने रखते हैं, भारत माता को सामने रखते हैं। ये बात नहीं चलेगी जो बात वो करने जा रहे हैं। अब मित्रों, देश के तस्वीर में तो हमने बात की कि कांग्रेस और उसके गठबंधन में देश नहीं है, प्रदेश में क्या हो रहा है, चुनाव क्यों हो रहे हैं। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं, जब विधानसभा में मैं बोलता हूं तो आदरणीय धनेन्द्र साहू जी को मैं भाटो बोलता हूं, खड़े होता हूं और भाटो जी चलिए बताइए क्या है। चिउरी के बाजू गांव फुसेरा श्री चुन्नीलाल जी का ससुराल है। मेरा आरोप है, जिस बात को लोग कह रहे हैं, आरोप ये है कि कांग्रेस ने धनेन्द्र साहू जी को, भाटो साहब को अपमानित किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे, 6वीं बार के विधायक हैं, भूपेश बघेल जी से ज्यादा राजनीति में सीनियर हैं। जो मंत्री नहीं बनाया गया, मैं तो ये कहता हूं कि जबरदस्ती छत्तीसगढ़ में उसको एक तयशुदा पराजय तय है। महासमुंद में कांग्रेस की हार तय है। फिर से अपमानित होने के लिए उनको भेजा गया, अपमानित करने के लिए भेजा गया। पूरी जनता जानती है, पूरा देश जानता है कि महासमुंद उसकी कर्म स्थली कभी नहीं रही। पर पूर्व कांग्रेस का इतिहास और लोकसभा में भी कांग्रेस का इतिहास लगभग मिलता जुलता है। गोपाल राव पवार जी आते हैं यहां लड़ने के लिए, गुरमुख सिंह जी होरा आते हैं यहां लड़ने के लिए। यहां लड़ने के लिए राजन तिवारी के स्वागत करने के लिए मैं यहाँ के बड़े बड़े कांग्रेसियों को देखा करता था। तिरंगे के दौरान बैंड बाजा लेके खड़े होते थे, अपनी मारुति 800 में आते थे, खाने की पुड़िया लाते थे, तो लोग कुरुक के विकास में बात करने के बजाय खाने का भैया क्या लाए हैं और पीने के लिए कुछ पैसा देंगे क्या, ये फितरत कांग्रेस। और गुरमुख सिंह जी तो महान आदमी है, मेरे भाई साहब हैं, साहब प्रवीण दाऊ, निरंजन जी, वकील साहब सब उस दौर के गवाह हैं। सिर्फ एक संस्कृति विकसित की, मारो पीटो, विरोधियों को खत्म करो, शाम को जाके दारू पियो, ये कुरुक को देन। अब ये कोई महिला भी आती है यहाँ आजकल, मुझे लगता है कि अगला चुनाव वो महिला भी लड़ेगी और वो गाली बकने के लिए आती। मैं एक बार बोला था इस मंच पर कि यहां पर एक पोडियम लगा दो,
कांग्रेस के लोग कुरुप की विकास बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, अस्मिता की बात नहीं करते, पहचान की बात नहीं करते। जो उम्मीदवार वो लाए हैं, श्यामा चरण जी शुक्ल लड़े हों, अजीत जोगी जी लड़े हों, इस 2 दशक में अनिल साहू जी लड़ रहे, कुछ नहीं जानते कुरुप के बारे में। तो उनको जब ये बात नहीं करनी है तो यहां पर एक पोडियम लगा देते हैं। रोज शाम को जैसा पोडियम अभी लगा था, मैंने एक बार और कहा था कि शाम को आओ, दारू पियो और कुरुत में भाजपा के लोगों को और कुरुत के नागरिकों को गाली बको। यही आपके विचार हैं, यही आपके संस्कार हैं और यही आपके कार्य हैं, यही कुरुत विधानसभा के विकास के लिए आपके सोच है। मुख्यमंत्री जी कुरुद आए थे, मैंने उसका भाषण सुना, अच्छी गिनती जानते हैं मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6, ऐसा 20 या 19 प्रश्न किए थे। सरकार बनने के बाद 15 दिन बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, पेपरों में आया था। विधानसभा में जब मैं भाषण देने खड़ा हुआ तो 15 बिंदुओं पर बोला था, समय कम है, उसको गिनती में अच्छे से सिखाऊंगा और उस भाषण की कॉपी जरूर भेजूंगा आप लोगों को जब समय आए। लेकिन जो बात मैं बोला था, आज फिर से उस बात को बोल रहा हूं स्वागत सभा में, जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, मैंने कहा था कि कांग्रेस 10 दिन में यदि कर्जा माफ कर देगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं, आज भी, और बता देता हूं, यहां 3 पूर्व विधायक हैं कुरुप के। परम आदरणीय डॉक्टर चंद्रहास साहू, परम आदरणीय गुरमुख सिंह जी होरा, परम आदरणीय लेखराम जी साहू। यदि विधानसभा की नियम प्रक्रिया उनको आती है, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, 17 को शपथ हुई, 10 दिन होता है 26 दिसंबर, 27 को कैबिनेट में एक आदेश निकलता है कि हम कर्ज माफी अल्पकालिक करेंगे। मैं लिख कर दे देता हूं तीनों विधायकों को, माननीय भूपेश बघेल जी को, जिसने ये भाषा बोली थी, नक्का के नाक कटाए रोज 1.25 पढ़े। किसके लिए कहा था मैं जानता हूं। मैं ऐसी भाषा मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं बोलूंगा। मुख्यमंत्री जी एक संस्था है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन वो भाषा उन्होंने मेरे लिए बोली, ये मैं जानता हूं। 8 जनवरी को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अल्पकालिक ऋण माफ करने के लिए पैसे की मांग करते हैं, फिर बजट में दूसरी किस्त की मांग करते हैं। वो बजट पारित होता है विनियोग के चर्चा, जिसमें मैंने कहा था कि 15 बिंदुओं पर बात की। 27 फरवरी को छत्तीसगढ़ शासन का बजट पारित होता है। 17 दिसंबर को कौन से पैसे से भूपेश बघेल जी ने किसानों का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ कर दिया, मुझे बताने का तो जरूर कष्ट करें। और बजट पारित के बाद विभाग में कैसे पैसा आता है कि विधानसभा से वो राज्यपाल जी के पास जाएगा, राज्यपाल जी के पास शासन के पास आएगा, शासन के पास विभागों में जाएगा, विभाग से भी संस्थाओं में पहुंचेगा, 2 महीने और प्रक्रिया लगती। तो थोड़ी बहुत भी प्रक्रिया जानते हैं तो एक डेलीगेशन बना के इन तीनों विधायकों के पास जाइए कि अनुपूरक में पहली बार ऋण माफी के लिए पैसे मांगे गए, पहली बार बजट 27 फरवरी को पारित हुआ विनियोग, तो आपने 10 दिन में कैसे कर्जा माफ कर दिया। बैंक वसूली नहीं करेगी, ये लिख के देना माफ नहीं है। बैंक उसको नोटिस दे कि साहब आपका कर्जा नहीं है, आप नया कर्जा ले सकते हैं, ये कर्जा माफी है। आज भी संबल जिले में 5000 किसानों की कर्जा माफी नहीं हुई, आज भी जब मैं बोल रहा हूं। और जब 29 या 19 या 20 तक मुख्यमंत्री जी यहां गिनती गिन रहे थे, यह तो कुरुप की पुण्य भूमि का प्रभाव है कि गाली बकना, आलोचना नहीं आती, गाली बकना आता है। और गाली का कुछ उदाहरण बता देता हूं। मैंने विधानसभा में कहा
मैं अपने भाषण की कॉपी दे दूंगा जो कांग्रेस के लोग पढ़ना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, मैंने 20 करोड़ रुपए नहीं दिए, लेकिन कांग्रेस में कांग्रेस की टिकट बेचने के लिए 20 करोड़ रुपया किसने लिया है? आप हर बात में एसआईटी बनाते हैं तो इसकी भी एसआईटी बना के जांच करवा दीजिए। मैं तैयार हूं इसके लिए कि आपने लिया है कि और किसी कांग्रेस के लोगों ने लिया। एयरपोर्ट में एक दिन मेरी पूनिया जी से मुलाकात हो गई। पूनिया जी ने कहा यार आपके यहाँ के लोग मुझे बहुत गाली दिए हैं। मैंने कहा पूनिया जी मैं रोज गाली सुनता हूं, वहां आपको एक दिन दे दिए तो आप खुद को जान गए अच्छे से कि वहां कांग्रेस के विचार संस्कार नहीं है। आप भूल जाइए कि कांग्रेसी कोई वहां है, वहां इसी तरह के संस्कार के लोग हैं जिनको आपसे कैसे बात करना चाहिए वो अच्छे से मालूम है, वो जानते हैं कि आपसे किस तरह से बात करना चाहिए। और ये संस्कार, ये विचार, मैंने जब बातचीत की मुख्यमंत्री जी को यहाँ आने के बाद जो उनकी भाषा थी नाक कटाए सवा हाथ पढ़े वाला, तो मैं उसको कतई बुरा नहीं मानता, मैं समय में उसका जवाब दूंगा। फिर मैंने कहा पूनिया जी कांग्रेस की हालत यह है, एक गाली गलौज, टिकट बेचने का आरोप, कांग्रेस के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा कभी, और दूसरी तरफ इस महान राष्ट्रीय पार्टी तथाकथित रूप से महान राष्ट्रीय पार्टी की जमानत जब्त हो गई। कारण मैं बोला ये गाली गलौज की भाषा, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप और ये प्रदर्शन, इसमें कहीं पर यह बात नहीं आती कि कुरुप की पेयजल योजना कैंसिल हो रही है, कि 100 बिस्तर के अस्पताल कैंसिल हो रहे हैं, कि सारे कामों के पैसे वापस बुला लिए गए, धमतरी नगर निगम से 7 करोड़ रुपए वापस मिला लिए गए। तो मैं जिस बात को भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं, जन घोषणा पत्र लागू हुआ, मैंने 10 दिन में इस्तीफा दूंगा ये घोषणा की, मैं आज कह रहा हूं और तथ्यों और तर्कों से कहा। ये मेरे बात को ये तीनों पूर्व विधायक जो है उनसे पूछ लीजिएगा, थोड़े बहुत यदि उनको समझ में आती है, विधायक रहे हैं, तो बजट की प्रक्रिया क्या है। अब साहब काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार आपने कह दिया सारे कर्जे माफ जन घोषणा पत्र में, कांग्रेस के किसी भी मित्रों से पूछिए, सारे कर्जे माफ लिखे हैं कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक और मध्यमकालिक ऋण लिखा, सारा कर्जा माफ लिखा है। एक बात सही कह देता हूं, यहां के कांग्रेस वालों को भेजो कांग्रेस भवन और यह पूछो, नमामि गंगे का भी उल्लेख हुआ कि आप गंगा जल पी के कसम खाते हैं कि हम जन घोषणा पत्र को पूरा करेंगे, अपने वादे को पूरा करेंगे, अपने घोषणा पत्र को पूरा करेंगे। अब फिर मेरा आरोप है कि हिंदू भावनाओं को आपने अपमान किया, क्या गंगा जल का अपमान किया तो मां गंगा का श्राप आपको लगेगा ही, और नहीं तो फिर यह स्वीकार करो कि हमने गटर का पानी पिया है, हमने गटर का पानी पिया है, हमारे नेताओं ने गटर का पानी पिया है। दारू पी के उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था, शायद कि वो लिखना भूल गए, अल्पकालिक ऋण लिखते लिखते पूरा कर्जा माफ लिख दिया। मैं प्रदेश की जनता से क्षमा चाहता हूं, भूपेश बघेल जी को ये क्षमा मांगनी चाहिए, कुरुप की जनता से और छत्तीसगढ़ की जनता। ये प्रश्न अभी बिजली बिल हाफ की बात चल रही थी, 37 प्रकार के टैरिफ हैं, 37 प्रकार के। ये टैरिफ की मतलब क्या होता है ये भी तीनों पूर्व विधायकों से पूछ लेना। टैरिफ लिख भी देंगे मान जाऊंगा, ये क्या सेवा करेंगे चरण मिजाज पूर्ति करने वाले लोग, टैरिफ लिख देंगे तो भी मान जाऊंगा मैं। 400 यूनिट फ्री घर में जलाएंगे उसका चार्ज हो, कारखाने का चार्ज हो, स्कूल का चार्ज हो, अस्पताल का चार्ज हो, खेती का चार्ज हो, छोटे उद्योगों का चार्ज हो, कि 440 वोल्टेज वाले जो बड़े उद्योग हैं उनके चार्ज हो। आप क्या समझते हैं छत्तीसगढ़ की जनता ये नहीं समझती। चलिए, इसीलिए मैंने कहा कि 3 महीने में चुनाव, आपको माफी मांगनी चाहिए
छत्तीसगढ़ की जनता के साथ झूठ बोल लेंगे। शराबबंदी, ये माताएं बैठी हैं, एक आंदोलन खड़ा हो गया, गांव गांव में महिलाएं माताएं कमांडो बनकर निकल गई कि शराबबंदी होगी। शराबबंदी की एक नई परिभाषा भूपेश बघेल जी की दृष्टि से, कांग्रेस की दृष्टि से, यहाँ के उनके चमचों की दृष्टि से 4000 करोड़ रुपया राजस्व मिलता था कांग्रेस सरकार को। भूपेश बघेल जी ने कहा कि 4000 करोड़ नहीं चाहिए, 5000 करोड़ रुपया चाहिए मुझको शराब से। जो 20,000 करोड़ रुपया माफ होगा, पौवा का रेट बढ़ाओ, मसाला सफेद क्या क्या बोलते हैं कैसी, उसका रेट बढ़ाओ। 62 नए ब्रांड आए और इसलिए आए चुनाव में कांग्रेस अभी एटीएम है, पेपरों में छपा होगा, पढ़ा होगा आपने, 281 करोड़ एक और 12 तुगलक रोड में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार एक एटीएम बन गई है, एक परिवार की, एक पार्टी की, कि आपको चुनाव का पैसा देना है तो 62 ब्रांड और आए हैं, आप जाकर ले सकते हैं दारू भट्टी में देख के। उस पैसे के विरुद्ध में छत्तीसगढ़ का आदमी पियक्कड़ बने मरे, शराब बेचूंगा, यही मेरी शराबबंदी का अर्थ है। और गिनती गिनूंगा मैं, अभी तो थोड़ी देर में समाप्त करूंगा, आप लोग दूर दूर से आए, लेकिन गिनती तो मैं समय में अच्छा गिनूंगा। विधानसभा थोड़े दिन में आउट होगी, ये गिनती शुरू होगी। 2 साल का बोनस नहीं दिया, 2 साल का बोनस दूंगा। मैंने कहा साहब 8 बार कर्जा लिया है 3 महीने में, यही आपकी उपलब्धि है, और 8 बार ले लीजिए, लेकिन किसानों को 2 महीने का बोनस दे दीजिए। एक आध किसान से पूछिएगा 2 साल का बोनस मिल गया क्या? शिक्षा कर्मी 70,000 लोगों को, ये गिनती गिनना भूपेश बघेल जी, यहाँ के कांग्रेसी मित्रों से पूछना, रेगुलर करेंगे, हमने सबको कर दिया, 70,000 प्रक्रिया में रुक गए। शिक्षा कर्मी मिलने गए, उसके लिए भी गंगा जल पिया था कि आपकी मांग पूरी करेंगे। जब मिलने गए तो बोले साहब 5 साल का बाद में बात करना। वो लोग भी खोज रहे हैं, ठीक है साहब देखते हैं। विधानसभा में मेरे प्रश्न थे, बेरोजगारी भत्ता कितना देंगे साहब? 2,500 देंगे। प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं? 23 लाख बेरोजगार हैं। यहां पर भी बहुत सारे नौजवानों का चेहरा मुझे दिख रहा है। एक रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं, ना आगे मिलने वाला है। और गिनती गिन देता हूं, चिट फंड कंपनियों के पैसे मिलेंगे। विधानसभा में कहा कि प्रदेश में 8 अरब 27 करोड़ रुपए चिट फंड कंपनियों को देना। अरे एक आध रुपया देकर शुरू करो साहब, हम भी मान लें कि चलो भाई ज्यादा लंबा है, एक आध को तो दे दो। आपने गंगा जल पी के, सॉरी गटर का पानी पी के कसम खाया है, तो उसकी भी तो इज्जत करो। एक नहीं, ये माताएं बैठी हैं, वो पूजा जी बैठी है, सरपंच है, स्व सहायता समूहों के कर्जे माफ होंगे, एक माफ नहीं हुआ। 60 साल 75 साल के किसानों को पेंशन देंगे, एक पेंशन नहीं है। आप 60 साल 75 साल के वृद्धों को आप पेंशन देंगे, 1 रुपया नहीं। हालत ये है मित्रों कि 3 महीने में इस सरकार ने 2 काम अच्छे किए, 3 काम अच्छे किए, एक महीने के एक काम बना दिया। एक तो छत्तीसगढ़ में कर्जा 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 लेने वाली सरकार, इतना कर्जा आजादी के बाद किसी राज्य ने नहीं लिया था जितना छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिया। यह प्रदेश बेचने वाली सरकार है। दूसरा काम क्या किया उन्होंने? 3 महीने में 3 गोली कांड हुए। भिलाई में गोली मार दी, रायपुर में चंगोरा भाठन गोली मार दी, रायपुर में गोली मार दी। बहुत आसान है किसी को गोली मार देना, लूट लेना, और चंद्रिका प्रसाद तिवारी जैसे विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को शूट कर देना, पुलिस से मरवा देना। तीसरा काम क्या हुआ होगा? तीसरा काम यह है, उन्होंने हाथ उठा दिया, सरेंडर कर दिया।
3 महीने में ही सरेंडर कर दिया कि मुझसे सड़क मत मांगना, मुझसे बिजली मत मांगना, मुझसे मास्टर मत मांगना, मुझसे भवन मत मांगना, मुझसे स्वास्थ्य मत मांगना। सारे विभागों के बजट कम कर दिए गए। छत्तीसगढ़ की जो पहचान विकसित हो रही थी, आप अपेक्षा मत कीजिए सिर्फ पूर्व और धमतरी के पैसे नहीं जा रहे हैं, सारे पैसे वापस। मैं तो बड़ी बड़ी बात नहीं बोलूंगा, मैं तो आंतरिक सुरक्षा, विदेश नीति, रक्षा नीति में थोड़ी सी बात आपको कही, पर मैं प्रभाव देखता हूं कि धमतरी का 4 लेन गडकरी जी के मन बनते ही, मंत्री बनते ही शुरू हो जाता है। चुनाव आचार संहिता के दिन पीयूष गोयल जी को लाते हैं, बड़ी रेल लाइन की घोषणा होती है। मैं स्वर्गीय आदरणीय विद्याचरण जी शुक्ल हमारे साथ जनता दल में मिलकर चुनाव लड़े थे, हमारे साथ भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़े थे। देश की सारी विचारधाराओं का उनके पास अनुभव था, सभी दलों में उनको रहने, एनसीपी का, कांग्रेस में, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड कांग्रेस में, उसका नाम हटा देता हूं कि सर्वे कार्य का शिलान्यास, सर्वे होगा उसका शिलान्यास माननीय विद्याचरण शुक्ल जी ने किया। जब जब चुनाव होता था बड़ी रेल लाइन की डुगडुगी बजने लगती थी। अछोटी के लोग आए होंगे, अटन के लोग आए होंगे, चिवरी के आए होंगे, सिर्री के आए होंगे, स्टेशन के आए होंगे, चढ़मुड़िया के आए होंगे, कनारपुरी के आए होंगे, धमतरी, सारंगपुरी, संबलपुर। सबके किसानों को पूछ लो, सबके लोगों को पूछ लो कि जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी जब 10 साल यूपीए की सरकार थी, मेरी आलोचना बहुत होती थी कि अजय चंद्र आकर काम रोकवा देते हैं। तो दिल्ली में उनकी सरकार थी, एक आप कोई चीज लाके को बता देते हैं, ये दिल्ली से हमने लाया। मित्रों, हमने छोटा सा काम किया, पर कुरुद में सेंट्रल स्कूल तो खुलवा दी, बता दिया कि हम दिल्ली से भी काम करवा सकते हैं। बड़ी रेल लाइन की कार्यवाही शुरू करवा दी। हम ये भी बता सकते हैं कि आखिरी दिन, आखिरी घंटों में भारतीय जनता पार्टी का यदि अभियान समाप्त होता है तो यहीं से होता है। धमतरी जिले से बड़ी रेल लाइन की घोषणा होती है और कार्रवाई शुरू होती है। अब यदि आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो यहाँ के एग्रीकल्चर कॉलेज की भी सीटें कम कर दी। पेयजल योजना के बारे में पता लगी, 100 बिस्तर के अस्पताल के बारे में आपको पता लगे। 3 घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों को बता देता हूं, यदि मैं स्वागत करूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा, मैं पुरुष के लिए जीने वाले लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ के जीने वाले लोगों के साथ, देश के लिए जीने वाले लोगों के साथ खड़ा हूं। माननीय रमन सिंह जी ने भखारा की सभा में घोषणा की, भखारा तहसील बनेगा, गजट में प्रकाशित हो गया, अंतिम आपत्ति सुनवाई भी हो गई। मैंने विधानसभा में कहा, माननीय जय सिंह जी इसकी घोषणा करिए। उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन अभी स्थापना व्यय के लिए पैसे हैं नहीं है, वो रोका हुआ। मैंने विनियोग के भाषण में, बजट के भाषण में जिसके बारे में कहा था, इन तीनों माननीय पूर्व विधायकों से पूछिए विनियोग क्या होता है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दल का नहीं होता, एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, उस कुर्सी की एक विश्वसनीयता है। मैं अपेक्षा करूंगा कि जो बातें रमन सिंह जी ने कही है वो पूरी होंगी। कुरुद कॉलेज में बीए एलएलबी के 5 साल के कोर्स की उन्होंने भखारा की सभा में घोषणा की। मैं यहाँ के कांग्रेस वालों को श्रेय दे देता हूं। यदि किसी में ताकत है तो अगले दिन सभा कर लेंगे चुनाव के बाद, वो कह दे कि हम इस घोषणा को पूरा करवाएंगे, तो मैं उनका फूलमाला से स्वागत करूंगा। एक विधायक कुरुद में पॉलिटेक्निक कॉलेज की घोषणा की थी। यहाँ के कांग्रेस के मित्रों के पास थोड़ी सी भी गाली गलौच, आरोप प्रत्यारोप, 20 करोड़ मारपीट, पुनिया सुनिया सबके गाली गलौच के बाद यदि थोड़ी सी भी विश्वसनीयता है जमानत जब्त होने के बाद, तो
कुरुद का पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवा दे साहब। आप कितने गहरे पानी में हैं ये मैं देखना चाहूंगा। मैं तो जब विपक्ष में था और दिल्ली में अटल जी की सरकार थी, मगर रोड के चारों सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति मिली, माडा पॉकेट बना, कुरुद का नवोदय स्कूल बना, लघु मध्यम शहरों में ये आया, सड़क सिर्फ साधा की चौड़ीकरण हुई। मैंने तो वो बात बताई कि साहब मैं दिल्ली से भी पैसा ला सकता हूं। इस सत्र में भी मैंने साबित किया। मैं आपको दिल्ली नहीं भेजना चाहता, मैं ये जानता हूं 100% वहां आपकी सरकार नहीं बन रही है, पर यहां आपकी सरकार है। कुरुद में और पैसे मत दिलवाओ, आप में थोड़ी सी भी क्षमता है तो यहां बुलवाओ, मैं इतने लोगों के साथ उस महान आदमी का स्वागत जरूर करूंगा। और नहीं तो आप सिर्फ गाली बकने के लिए ड्राईफ्रूट से आदमी मत लाओ, ऐसे आदमी को लाओ जो कुरुद की सेवा कर सके। मित्रों, एक बात बताता हूं, जब कुरुद की सेवा की बात की, मैं 2 साल से एक बात बोलता हूं कि कुरुद की अधोसंरचनाएं लगभग पूरी है। कुरुद में रोजगार और स्वास्थ्य में काम करेंगे, कुरुद में शिक्षा में काम करेंगे, कुरुद में सिंचाई में पेयजल में काम करेंगे। आप लोग जाएंगे तो चटौद में स्व सहायता समूहों के लिए केंद्र बन रहा है, एक बगौद में बन रहा है, एक नारी में बन रहा है, एक भेंडरी में बन रहा है, और नजदीक में धमतरी विधानसभा में छाती में बन रहा है। कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि वो क्या दर्शन है उसके पीछे, कि अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने और रमन सिंह जी के शासन ने वहां क्या सोचा था और सोचा। अभी उनकी लड़ाई इस बात पर हो रही है कि इसका उद्घाटन कौन करेगा। मैं बोला साहब उद्घाटन तो मैं करवाऊंगा, माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा उद्घाटित, लेकिन वहां स्व सहायता समूहों के लिए व्यवस्था करवाने के पास अकल कहां से लाओगे आप, ये तो बताओ। कि मेरे पास अकल है, मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूं। अब मित्रों, दिन वो है कि बड़े करेली में पानी नहीं पड़ रहा है, भेंडरी और गिलौदी में पानी नहीं पड़ रहा है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही। एक आधी अधूरी कर्जा माफी के नाम पर इस प्रदेश को झूठ बोलने वाली एक सत्ता का भी छोड़। मित्रों, लड़ाई लड़ेंगे, विपक्ष के जनादेश का सम्मान करेंगे, प्रामाणिकता के साथ करेंगे। लेकिन एक बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ज्ञात इतिहास 7वीं शताब्दी मोहम्मद बिन कासिम राजा ताहिर का मुकाबला पहला विदेशी आक्रमण देखते हैं। चंगेज खान आते हैं, तुगलक आते हैं, मोहम्मद गजनवी आते हैं, बाबर आते हैं, और आखिरी में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों की लड़ाई के बाद, मराठों के हार के बाद यह देश अंतिम रूप से 200 साल अंग्रेजों के लूट का शिकार हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान के पतन के बाद और दक्षिण में विजय कृष्ण देव विजयनगरम के पतन के बाद 1000 साल तक इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति, इस देश की सनातन परंपरा के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ होते रहा, लूटे जाते रहे। 1984 के बाद और अटल जी के बाद पहली बार एक भारत माता का सपूत बैठा है जो कहता है वो जमाना लद गया कि आप देश के अंदर आ जाते थे। साहब, अब तो हम घुस के मारेंगे यदि हिंदुस्तान की ओर से। ये वही कांग्रेस है जो गवाही मांगती है, जो पहचान मांगती है, जो रोज पूछती है, आरोप प्रत्यारोप करती है। सेम पित्रोदा का यदि भाषण सुना होगा, मेरी बातें लंबी हो रही है, लेकिन अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को एटाबाबाद में घुस के मारा तो कोई राष्ट्रभक्त अमेरिकी ने यह नहीं पूछा कि आपने दिन को मारा, रात को मारा, सुबह मारा, क्या कपड़ा पहना था, कौन से हथियार से मारा, कहां पकड़ के ले गए, कहां चलाए, कहां गड़ाए, कैसे किए।
उनके लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक था कि जो हमारे ट्रेड सेंटर को मारा है, गिराया है, अमेरिका की अस्मिता पर जिसने हमला किया है, अमेरिका देश के दुनिया में कहीं रहे उसको मारेंगे। ये राष्ट्रवाद होता है। वो राष्ट्रवाद दिखा पहली बार 1000 साल बाद दिल्ली की धरती, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौर में। आज मैंने एक जगह बताई कि इजराइल ने 11 खिलाड़ियों की हत्या का बदला लिया। कोई इजरायली नहीं, कोई शोक मत मनाओ, दुनिया के किसी कोने में छिपा हो, हम उसको मारेंगे। और 11 लोगों की हत्या के एक एक हत्यारा का दुनिया में घूम घूम कर उन्होंने बदला लिया। कोई इजरायली नहीं पूछा कि आपने क्यों किया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों का बदला हो गया। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ये बात पूछती है कांग्रेस और उसके पारिवारिक साथी जो अपने खानदान को दिल्ली में बिठाना चाहते हैं, देश में लूट मचाना चाहते हैं। मैं भ्रष्टाचार नहीं कहा कभी। ये 10 साल तक जो लूट मची, वो लूट के लिए फड़फड़ाने वाले लोग भारत को कभी कम मजबूत नहीं होने देना चाहते। इसलिए मित्रों, कि कोई गली में कांक्रीटीकरण छूटा होगा वो विषय नहीं है, कहीं पानी नहीं आ रहा होगा वो विषय नहीं है, मिल बैठ कर ठीक कर लेंगे। ये लड़ाई भारत को महान बनाने की लड़ाई, किसी खानदान को बिठाने की लड़ाई नहीं। भारत माता की सेवा करने का सबसे अच्छा अवसर, ये लोग राजनीतिक नक्शे से हमेशा गायब हो जाएंगे यदि मोदी जी आकर भारत माता की शपथ लेते हैं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक नंबर का बटन दबाते हैं, चुन्नीलाल साहू जी को भेजते। और मैं फिर से ये कहता हूं कि एक विधायक है माननीय धनेन्द्र साहू जी, उसको जबरदस्ती महासमुंद भेजा गया। उसको यहां भेजने के बजाय भूपेश बघेल जी को मंत्री बनाना था, छत्तीसगढ़ की सेवा का अवसर देना था। कुरुद के साथ, महासमुंद के साथ, महासमुंद की भावनाओं का भी अपमान किया, धनेन्द्र साहू जी का भी अपमान किया और छत्तीसगढ़ को एक बर्बादी की ओर ले जाने का षड्यंत्र किया। एक सम्मानित आदमी के चरित्र हत्या और राजनीतिक हत्या का षड्यंत्र उन्होंने किया। ये पाप उनको भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हम नए मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, शायद वो भी बाहर से मत आ जाए। देखते हैं ये परिणाम राष्ट्र के लिए है मित्रों। राष्ट्र का हम करें अभिनंदन। भारत माता की। आप सबको बहुत बहुत आभार, आयोजकों को बहुत बहुत आभार। लेकिन एक नारा है, 18 तारीख की शादी का जिक्र हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, पहले मतदान फिर जलपान। तो पहले आप 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा, 7 बजे मत डाल के आपको जहां शादी में जाना है, मैं भी 18 में बूथ चेक करते हुए 2-4 जगह शादी में जाऊंगा। आप सबका बहुत 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 अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आभार व्यक्त करने